हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए है जो कि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और लगातार आपको वीडियोज मिल रही हैं। और यूपी स्पेशल भी है जो कि आपको इसी चैनल पर मिल रही हैं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट जो आगे एग्जामिनेशन होगा। और इसके अलावा भी एजीटीए का लगा है, जैसे ड्राफ्ट्समैन का लगा है। बहुत सारे एग्जाम हैं जो आपके होने हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, और इन सब में देखिए 20 नंबर का यूपी यूपी स्पेशल भी है जो कि आना है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी वीडियो आपके लिए हैं, तो उन्हें भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज है उसी को हम लोग है जो कि फॉलो कर रहे हैं सीरीज को। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दिया करिए, आपको कैसी क्या वीडियो लग रही हैं, और यदि आपको कोई भी सुझाव है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन होता है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। ये किसने है जो कि कहा है? तो देखिए पहले का जो सही आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये कथन किसका है? एक सेकंड दोस्तों। ये कथन किसका है? तो ये GDH कोल का है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है। GDH कोल के द्वारा है जो कि कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन जो होता है ये एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके संदर्भ में पूछा गया है कौन सा कथन है जो कि सही है, आपसे ये पूछा गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था है जो कि स्वीकार किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया, देखिए ये बात गलत है, ये आपका 74th अमेंडमेंट में है जो कि कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, ये कुल स्थानों का 1/3 है। और बात करें ये किस आर्टिकल में, तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 243D में है जो ये उल्लिखित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर आपको ध्यान देना है। तो बताइए किन से है जो कि मिलता है? तो देखिए वित्त आयोग द्वारा मिलता है, केंद्रीय सहकारी बैंकों से भी मिलता है, केंद्र द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं उनमें जो आवंटन किया जाता है रुपये को, उससे मिलता है, राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान भी है जो कि मिलता है। लेकिन नाबार्ड के द्वारा है जो ये नाबार्ड जो है आपका पंचायतों को नहीं देती है रुपया। ये चीज आपको ध्यान, नाबार्ड जो है सामान्यतः आपके कृषि वगैरह कामों के लिए है जो कि देती है, ना कि पंचायतों को। नाबार्ड की स्थापना ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है, 1982 में शिवरमन समिति इससे संबंधित थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, 1 2 3 4 है। ठीक। उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम है 1947 की, इसकी किस धारा में है जो कि भूमि प्रबंधक समिति को जो कि परिभाषित करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धारा 2 का भा है। और भूमि प्रबंधक समिति की बात करें तो देखिए इसका जो सचिव होता है वो कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा लेखपाल होता है। और बात करें इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधान होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय सही है, अशोक मेहता द्विस्तरीय भी सही है, LM सिंह भी संवैधानिक दर्जा, लेकिन PK थुंगा ने राज्य सूची में पंचायती राज्य से संबंधित नहीं था। छठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? काफी सिंपल है, 24 अप्रैल को। वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा ग्रामणी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है जो कि कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा स्थानीय स्वशासन। ठीक है। अगला है, किस वर्ष गांवों को आत्मनिर्भर व संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन एवं कल्याण उप समितियों का गठन है जो कि ग्राम स्तर पर किया जाना स्टार्ट किया गया? तो ध्यान दीजिएगा 10वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1960-61 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट्स जरूर ध्यान दीजिएगा, जो योजनाओं से संबंधित है और इंपॉर्टेंट जो समिति वगैरह बनी है पंचायत से रिलेटेड, उन्हें जरूर आपको ध्यान देना है। अनुसूची के अंतर्गत ये आपके 11वीं अनुसूची की बात हो रही है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को जो विषय दिए गए हैं कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। वहीं अगर बात करें नगर पालिका में, तो नगर पालिका में को 18 विषय हैं जो कि मिले हैं, जो 12वीं अनुसूची में है। ठीक है। क्षेत्र पंचायत के कार्यों में किसे शामिल किया गया है? तो उपरोक्त सभी चीजें हैं जो कि शामिल की गई हैं, शौचालय निर्माण भी, कीटनाशक दवाओं का वितरण भी, कुटीर व लघु उद्योग भी। पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षण किसके द्वारा जो कि किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा 13वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह राज्य विधानमंडल का काम होता है। ठीक है। ग्राम सभा की बैठक की बात करें तो कितने सदस्यों की गणापूर्ति की आवश्यकता होती है? ध्यान दीजिएगा, तो 14 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/5। यहीं पर यदि ग्राम सभा की जगह ग्राम पंचायत की बैठक होगी तो ध्यान दीजिएगा 1/3 सदस्यों की कोरम यानी गणापूर्ति की आवश्यकता होती है। चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही माइनर से डिफरेंट है, नाम में ही ग्राम सभा होगी तो 1/5, ग्राम पंचायत होगी तो 1/3। ठीक है।
ग्राम सभा में ध्यान दीजिए, ये भी ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा में गांव के जो लोग होते हैं जो 18 प्लस होते हैं और जिनका निर्वाचन नामावली में नाम हो तो वो सभी सदस्य होते हैं। वहीं ग्राम पंचायत में ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रधान और जो सदस्य चुने जाते हैं इन ये ग्राम सभा के द्वारा वही बनते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण जो कि कौन करता है, तो 15 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है यही है जो कि पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण है जो कि करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन अधिकारी का जो क्या कहते हैं पद होता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसमें तो जिलाधिकारी का काम होता है निर्वाचन अधिकारी को अपॉइंट करना, ठीक है। चुनाव के समय होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा है जो कि कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, काफी सिंपल है, राज्यपाल के द्वारा। पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षण जो है ये किसमें प्रावधान है जो कि किया गया है, 17वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 243 घ का 2, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 243 घ जो होता है इसमें तो सामान्यतः आरक्षण की बात होती है, लेकिन उसी के अंदर एक आर्टिकल है घ का 2 जिसमें SC और ST की महिलाओं को भी 1/3 का आरक्षण देने की बात कही गई है। मध्यवर्ती स्तरीय जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपनों में से ही है जो कि कर लिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, आपस में ही एक को चुन लिया जाता है वोटिंग देकर। 19वां नंबर क्वेश्चन है, 20 लाख से कम यदि जनसंख्या है तो वहाँ 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन वर्णित है, तो बताइए किस आधार पर है, तो 19वें का सही आंसर केवल आदेशात्मक उपबंध से है जो कि पंचायत का गठन किया जा सकता है मध्यवर्ती स्तर पर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का भी, कुटीर ज्योति कार्यक्रम जो किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिए बिजली कनेक्शन से संबंधित है। आप लोग कमेंट बताइए ये कब आती है योजना, ईयर बताइए इसका, ठीक है, मैं आपको करा चुका हूँ। ग्राम पंचायतों को विकास योजना का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राम पंचायत को सामाजिक आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास की ओर ले जाना ही इसका उद्देश्य है। 14वां जो वित्त आयोग है इसके अनुसार परफॉर्मेंस ग्रांट कितना है जो कि निर्धारित किया गया है, तो देखिए परफॉर्मेंस ग्रांट जो है 10% है, और जो 10% है 90% जो है आपका ये क्या कहते हैं नॉर्मल है जो कि दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। बेसिक ग्रांट होता है जो कि 90% के रूप में दिया जाता है, बेसिक ग्रांट, ठीक है। और परफॉर्मेंस ग्रांट 10% है जो कि दिया जाता है पंचायतों को। किस वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें जो कि शुरू हुई थी, देखिए 23वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10वां वित्त आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष काफी सिंपल है, NK सिंह है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 15वें वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद के तहत है जो कि राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून है जो कि पारित किया गया, तो 243 आई 243 वाई 243 आई जो है ये ग्राम पंचायत के लिए है चुनाव कराने के लिए, जो 243 वाई है ये नगर पालिका वगैरह में चुनाव कराने के लिए है जो कि इस आर्टिकल को बनाया गया था, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की है, तो देखिए 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1993 में है जो कि स्थापना की गई थी। राज्य पंचायती राज अधिनियम में अधिकांश कराधान के अधिकार है जो कि किसे मिले हुए हैं, तो 27 का जो सही आंसर जो है ग्राम पंचायत को है जो कि ये अधिकार मिले हुए हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो 1969 का है इसके तहत जीवित जन्म से तात्पर्य क्या है, तो देखिए माता के निष्कर्षण के पश्चात उत्पाद श्वास लेता हो, जीवन का कोई भी लक्षण हो जो कि लक्षण प्रदर्शित करता हो, जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो, तो 28 में देखिए ये दोनों चीजें सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों कथन सही है। कोई भी व्यक्ति जन्म अथवा मृत्यु के रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि को तलाश करवा सकता है, ध्यान दीजिएगा 29 का जो सही आंसर है शुल्क देकर है जो कि ये तलाश करवा सकता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता है, यहाँ पर देखिए यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ तो आप इसे देख लीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है, ब्राइटनेस है यहाँ पर। जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता है प्रशासनिक प्रयोजन में, जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम में, माता व शिशु की प्रसव देखभाल में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है? ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में ई गवर्नेंस में सत्य है तो क्या सत्य है? देखिए तो 32 को देखिए, ये तीनों चीजें हैं जो कि आपकी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ई गवर्नेंस का जो मुख्य जोर है 1987 में जो कि स्टार्ट होता है भारत में, और ई गवर्नेंस जो है ये NIC नेट द्वारा है जो कि लॉन्च किया गया था, और सभी जिला कार्यालयों में कंप्यूटर वगैरह जो स्टार्ट किए गए थे। डिस्निक का शुभारंभ जो कि किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता लगाने के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जियो सर्च है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को कितने लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है? तो 55 लीटर। और जल जीवन मिशन आता कब है? 2019 में जो कि आता है। काफी फ्लैगशिप स्कीम है, तो इसके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लेना है आपको। गंगा कल्याण योजना आपकी कब आती है? ध्यान दीजिएगा, 35 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गंगा कल्याण योजना 1997 में जो कि आती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र और राज्यों के अंशदान का अनुपात की बात करें तो 60 अनुपात है। 40 से 60% जो है केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में है जो कि आती है। ये भी बड़ी अच्छी स्कीम थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा है जो कि शुरू की गई थी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैट्स जो होता है, इसकी घोषणा किस वर्ष है जो कि की गई थी? तो देखिए 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1993 में। ये जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन आता उसी समय जो कि MP लैट्स को भी स्टार्ट किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष है जो कि स्वजल धारा कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया? तो वर्ष 2002 में है जो कि स्टार्ट किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। सामान्य सेवा केंद्र की विशेषता नहीं है, तो देखिए दवा वितरण काम नहीं है इसका भाई साहब। ग्रामीण क्षमताओं का निर्माण करना, निजी क्षेत्र की सेवाओं का विकास करना, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, 39 के बाद क्या है आपका? 50 नंबर है, सामान्य सेवा केंद्र हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ध्यान दीजिएगा स्टार्ट होते हैं 2006 में, और 2015 में ये CSC 2.0 आता है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। तो देखिए CSC समाज कल्याण योजना, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय शिक्षा आदि सेवाओं की डिलीवरी के लिए पहुंच बिंदु है, सही बात है। इसकी स्थापना पंचायत भवन में की जा रही है, भी सही है। समावेशी समाज के लिए CSC का सहयोग भी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है BPL परिवारों से संबंधित दस्तावेज कहाँ से है जो कि प्राप्त किए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पंचायत सचिवालय। ग्राम सभा में बिजली गिरने से हुई मौत का मुआवजा सरकार से दिलाने हेतु दस्तावेज तैयार करने में सहायता कौन करता है? तो देखिए ये एक ग्राम पंचायत सहायक का काम है जो कि होता है, ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी जो आपका नागरिक चार्टर है, इसमें देखिए 7 विषय होते हैं, जिनमें से कौन सा विषय है जो कि शामिल नहीं है? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता, ये तो है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये भी सही शामिल है। पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, ये भी शामिल, लेकिन देखिए रोजगार का सृजन इसमें शामिल नहीं है नागरिक चार्टर में, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब पहली बार नागरिक चार्टर कब आता है? ध्यान दीजिएगा, 1991-92 में आता है। कहाँ? लंदन में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। नागरिक घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या है? तो 44 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना और शिकायतों का निपटान करना, दोनों चीजें। मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान कितने समय में करना अनिवार्य है? तो 45 का सही आंसर 3 दिन के अंदर है जो कि सुविधाओं का प्रावधान करना अनिवार्य है। और मनरेगा की बात करें, देखिए 2005 में एक्ट बनता है, 2006 में पूरे देश में लागू होता है, और 2009 में इसके नाम में महात्मा गांधी का नाम है जो कि जोड़ दिया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है? विजन और मिशन स्पष्ट करना, ठीक है। सेवा मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये भी ठीक है। अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध कराना, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी नंबर हुई। ये तीनों चीजें हैं जो कि आपकी सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सन 2000 में आती है, किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? तो ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय है जो कि संचालन कर रहा है इसका। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? तो देखिए 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1999 2000 में है जो कि ये योजना आती है, चीज आपको ध्यान देना है। स्वच्छ भारत मिशन जो चरण 2 है, ये कब स्टार्ट होता है? तो ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2020 में जो कि ये स्टार्ट होता है। और स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर 2014 को जो कि स्टार्ट होता है। पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ई ग्राम स्वराज योजना कब है जो कि शुरू की गई थी? तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल सन 2020 इसका सही आंसर है जो कि
हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन कब है जो कि प्रारंभ किया गया, तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल 2022। देखिए अमृत सरोवर योजना 2022 में आती है, चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करें ई ग्राम स्वराज योजना तो 2020 में आती है, ई ग्राम स्वराज योजना 2020, अमृत सरोवर योजना 2022। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन जो चरण 2 है, ये भी 2020 में आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सब योजनाएं। ग्रामीण विकास के निम्न निम्न में से प्रमुख कार्य है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, जो मिशन वगैरह है ना जितने भी, चाहे वो ग्रामीण विकास से संबंधित हो या स्वच्छ भारत मिशन हो, हेल्थ रिलेटेड हो, लगभग 20 नंबर का ये टॉपिक है, चीज़ आपको ध्यान देना। सिलेबस में ऑफिशियली लिखा हुआ है, तो इसलिए योजनाएं जो है ना बहुत अच्छी खासी पूछी जाएंगी, और उनके अंदर जो डेप्थ है, यानी ये योजना किस लिए थी, उसके अंदर जो प्रावधान है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। ग्राम विकास के निम्न में से प्रमुख कार्य हैं, तो कौन कौन से हैं भाई साहब, तो 52 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये चारों चीजें हैं जो कि कार्य हैं ग्राम विकास के, ठीक है। 2 अक्टूबर 1993 को निम्नलिखित में से किस योजना को है जो कि प्रारंभ किया गया, तो देखिए 53rd का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुनिश्चित रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तो 1999 में आती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बात करें तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2005 में है जो कि ये आती है। अगला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए को संशोधित रूप को किस वर्ष की है जो कि मंजूरी दी गई, तो ध्यान दीजिएगा 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया। गांवों के आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्यकलाप हैं जो कि शुरू किए जा सकते हैं, इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन सही है, स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं को कौशल विकास, ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है, तो ये कौन था, तो गिरधारी लाल व्यास समिति के द्वारा है, जो कि ग्राम सेवक या पंचायत सचिव जी, जो आप वीपीओ बनेंगे तो यही आपको पंचायत सचिव भी कहा जाता है, ग्राम सेवक भी उसे पुराने समय में कहा जाता था। तो ये गिरधारी लाल व्यास समिति के द्वारा है जो कि ये प्रावधान किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला है ग्राम स्वराज जो ई लर्निंग पोर्टल है, इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2020। ग्राम पंचायतों में जो सुशासन है यानी गुड गवर्नेंस, इसके स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को है जो कि लागू किया गया, तो 5T। ये सब चीजें दोस्तों मैंने थ्योरी पोर्शन में कराया है ग्राम पंचायत की, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित जो 20 से 22 वीडियो हैं उसे आप देख लेंगे, 100% आपको थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने व्यक्त की थी, तो ध्यान दीजिएगा महात्मा गांधी जी की ये संकल्पना थी। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है, ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र सरकार के द्वारा है जो कि नियुक्ति की जाती है, और जो मुख्य रजिस्ट्रार होते हैं राज्य सरकार के द्वारा है जो कि नियुक्ति की जाती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा जन्म या मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन है जो कि किया जाता है, तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, धारा 13, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जन्म मृत्यु के पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा जो कि संपन्न किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये राज्य सरकार का मुख्यतः काम होता है। ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा, तो ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी कौन होता है जो ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करते हैं, ध्यान दीजिएगा एडीओ साहब होते हैं पंचायत वाले, ठीक है, एडीओ पंचायत, ठीक है, एडिशनल पंचायत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ये चीज आपको ध्यान देना है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित हिस्से होते हैं, तो देखिए 66 से कर आपके 80 तक जो है कंप्यूटर है 15 नंबर की, तो इसे हम देख लेते हैं। तो कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है इसमें किस क्या क्या है जो कि हिस्से होते हैं, तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी होती है इसमें और स्टोरेज होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, काफ़ी सिंपल है। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, AI इस समय। निम्नलिखित में से कौन है जो कि इंगित करता है कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर की जो सेटिंग होती है वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफॉल्ट मान पर है जो कि वापस आ जाते हैं, तो यह इंगित करता है कि मदरबोर्ड की जो बैटरी है ये फेल हो चुकी है। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं, तो ये आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी इसे कहते हैं। और आप लोग वर्तमान में जो भी गेम वगैरह देखते हैं ना, जैसे पबजी वगैरह लोग खेलते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी एक प्रकार से वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा है। जैसे आप VR लगाते हैं ना, तो उसमें लगता है कि हम भी गेम के अंदर ही हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो आपका वायरस है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान दीजिएगा,
विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म है, ये चीज आपको ध्यान देना है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ऑटोमेटिक नहीं, ये चीज आपको ध्यान देना है, ऑटोमेटेड है। आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलोकित किए बिना, तो ध्यान दीजिएगा सेव एज होता है, ठीक है, ये मूल फाइल को डिस्टर्ब नहीं करती है और नई फाइल उसी दूसरे नाम से हम सेव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप निम्न में से किस फंक्शन कुंजी को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को है जो कि प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। F5 ऐप दबाएंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है जो कि खुल जाता है। 76 नंबर क्या है, स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है, तो विश्लेषण करने के लिए ध्यान दीजिएगा मेल मर्ज नहीं है, ये देखिए एक आपकी प्रक्रिया है, लेकिन विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, तो व्हाट इफ एनालिसिस, लक्ष्य की तलाश और छटाई हो जाएगा, ठीक है। 77 एक सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल का जो फार्मूला है सीलिंग B1 10 लागू किया जाए तो उसका परिणाम है जो कि क्या होता है, तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 50 हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना। ये फार्मूला वगैरह आप ये लोग वीडियो, आपको यदि जानकारी हो तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसे हम अलग से समझा सकते हैं, यहाँ पर समझाना उतना समझ में आएगा क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं आपको पता होंगे तो आप इन सब चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, तो लिए MS एक्सेल के बारे में आप पहले पढ़िए तब जो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और इसका सही आंसर 50 हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला है डॉट डॉट का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है, तो ध्यान दीजिएगा स्पैम, और आप लोग देखते होंगे मोबाइल में जो आप ईमेल यूज करते होंगे तो एप्लीकेशन में आप देखते हैं स्पैम फोल्डर होता है एक। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष 3 से असंगत है, तो मैकेफी हो जाएगा क्योंकि यह एक एंटीवायरस है, बाकी विंडोज डॉस और यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। CMOS का फुल फॉर्म की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपोजिट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ है, तो ये रामपुर में है। 81 से लेकर 100 तक यूपी स्पेशल है, 20 नंबर की, ये भी आपको ध्यान देना है। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है, तो 57%, लगभग है 57.00। पुरुषों की कितनी है, तो 77% के आसपास है। और ओवरऑल यूपी की क्या कहते हैं साक्षरता कितनी है, तो ये 67 आसपास का कुछ है, ठीक है। किशोरी बालिका योजना जो है ये वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश जो कि करती है, तो 300 दिन तक, 300 दिन, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट। किशोरी बालिका योजना कब आई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की बात करें तो कब है जो कि ये स्टार्ट की गई है, तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 जून 2020, ठीक है। अब यहाँ देखिए लखनऊ छावनी परिषद ये सही है, कानपुर में नगर निगम ये भी सही है, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद थोड़ा ये बड़ी सिटी है भाई साहब ना गाजियाबाद, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी काफी सिंपल है, सारस, या इसे हम क्रोंच भी है जो कि कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा ग्रह प्रथा है जो कि प्रचलित है, तो ध्यान दीजिए भोटिया जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है, अमीर खुसरो एटा से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद मिर्जा गालिब आगरा, ये भी ठीक है। जोश मलिहाबाद, जिगर आपके गोरखपुर से संबंधित है, नहीं आप बताइए जिगर कहाँ से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। रामनगर जो बनारस है, यहाँ पे रामलीला का मंचन कितने दिन का चलता है, तो ये ध्यान दीजिएगा रामनगर में जो चलता है ये रामलीला 31 दिन तक है चलती है। प्रसिद्ध जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जी, इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के जो प्राचीनतम 16 महाजनपद हैं, इनमें से कितने महाजनपद हैं जो यूपी में थे, तो ये 8 है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यमुना एक्सप्रेस वे किनको है जो कि मिलाने का काम करती है, ध्यान दीजिएगा ग्रेटर नोएडा से आगरा को मिलाने का काम है जो कि करती है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, तो लाइम स्टोन है और डोलोमाइट, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देखिए स्थान है, उद्योग है। चुर्क देखिए सीमेंट के लिए है, फिरोजाबाद की चूड़ियां हैं, अलीगढ़ का ताला है, मेरठ का खेल का सामान है, तो इसे आप मिलान कर लीजिएगा कौन सा है, ठीक है। देखिए ज़्यादा समय में आप नहीं बात कर रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करानी है। आप लोग यदि रिवीजन कर चुके हैं तो आपको मजा भी आ रही होगी क्वेश्चंस करने में। यदि आपने रिवीजन नहीं किया होगा, आपकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा तो आपको बड़ा बोरिंग लग रहा होगा, क्या इतनी जल्दी जल्दी करा रहे हैं। लेकिन देखिए लास्ट समय में एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसे नोट करिए और उसको रिवीजन करिए, अगले टेस्ट में आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अब देखिए कृत्रिम रबड़ कारखाना आपका कहाँ पर स्थित है, तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बरेली में है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति और धर्म ठीक है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है ठीक है, झांसी औद्योगिक केंद्र थोड़ा ना है भैया, झांसी सांस्कृतिक केंद्र एक प्रकार से कह सकते हैं, ऐतिहासिक केंद्र। हाँ, मुरादाबाद पीतल उद्योग, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए पर्यटन विकास निगम की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? तो 97 का सही आंसर वर्ष 1972 में जो कि पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है यूपी में। निम्नलिखित में से कौन सा नहर है जो कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई है जो कि करते हुए? ध्यान दीजिएगा, रामगंगा नहर है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है? तो गेहूं में है, गेहूं के अलावा आम में है और आम के अलावा दूध में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में तो धान गेहूं सबसे ज्यादा होता ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को पूरा है जो कि कंप्लीट कर लिया है। तो आपको यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।